आज उसी विषय को दोबारा उठा रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी, जिनको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की जिलाधिकारी द्वारा जिला बदर कर दिया गया है, बहुत ही शर्मनाक है। और शर्मनाक के साथ साथ एक बात तो साफ है, और ये मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, सत्ता आनी जानी रहती है, मगर ऐसा एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहिए जो पलट के बाद में आपके ऊपर भी लागू कर दिया जाए, आपके समर्थकों के ऊपर लागू कर दिया जाए। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, आप जब सत्ता में आते हैं तब भी आपको लोगों के लिए कार्य करना होता है, और ये व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें एक विपक्ष होता है। हमेशा के लिए सत्ता का पट्टा लेके नहीं आए आप, एक बार किसी तरह से बन गए तो बस बन ही गए, आपकी तो कुर्सी वैसे ही डोल रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस वक्त सत्ता आपके पास है उस वक्त उस सत्ता का दुरुपयोग करना वर्जित है। उस वक्त आपने संविधान पर शपथ खाई है, और जो विकेश नेगी आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ हुआ है वो बेहद शर्मनाक इसलिए है क्योंकि विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना, एक्टिविस्ट का काम होता है चीज़ों को उजागर करना, ताकि हम अपनी व्यवस्था को ठीक कर सके, और जिस सत्ता को आपने संभाली है वो सत्ता भी ठीक से आप चला सके, और जनता अगर चाहे तो आपको आपकी कुर्सी से उतार भी सके। लेकिन आपने तो सोच लिया कि इस कुर्सी पर आया हूँ तो बस किसी भी तरह से हत्या के रहूँगा। यही चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो सोचती है कि अब किसी तरह से पहुंच गए हैं तो बस अब कुर्सी हाथ से ना चली जाए। तो अब वो पार्टी की बात हो या इंडिविजुअल्स की बात हो, जैसे मोदी जी ने जाकर एनडीए की बैठक कर ली, और कब करी? तब करी जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल ने चुना भी नहीं था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी का एक वीडियो सामने आया, और वो तो वहां पर मीटिंग्स करते हुए भी दिखाई दे रहे थे एक वीडियो में मुझे। ये देखिए, 1000 बीघा जमीन मैंने सरकार को दिलाई। फिर आपने एक स्कैंडल सुना है गणेश जोशी, जो वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर, वो तो खुद ही स्कैंडल है। तो जिनके अभी तक 20 साल में उनको 36 लाख रुपए मिले, और उन्होंने चुनाव आयोग में अपनी 9 करोड़ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों की भी शादी करी, फॉर्चुनर गाड़ी वगैरह ली। तो हमने क्वेश्चन करा था कि आपके पास ये कहां से? ना केवल मीटिंग्स, ये एक और वीडियो उन्होंने जारी किया। सुन के लगा कि उनका स्पिरिट थोड़ा सा डाउन जरूर हो सकता है, लेकिन ये बात सच है। वो लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? वो आपके लिए लड़ रहे हैं, वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब वो चीज़ों को उजागर कर रहे थे, जिस दिन उन्होंने शुरुआत करी होगी उसी दिन वो समझ गए थे कि उनके साथ कोई ना कोई हादसा भी हो सकता है, उनके साथ कुछ ऐसा हो भी सकता है। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उनके बारे में कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है वो भी आपको दिखाऊंगी, मगर पहले देखिए ये वीडियो जो विकेश नेगी का है। नमस्कार मेरे उत्तराखंड के भाई बहनों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, मेरे द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं क्या गलत हैं? उन पे कब कार्रवाई होगी? बहन अंकिता भंडारी, उसको कब न्याय मिलेगा? उसके कातिल जो तड़ीपार कब होंगे? केदार भंडारी के कातिल कब तड़ीपार होंगे? रणवीर के नेगी के कातिल कब तड़ीपार होंगे? मैंने चाय बागान का मुद्दा उठाया, सरकार को जमीन दिलाई। गामा जिसने इतनी संपत्ति जोड़ी बिना तनख्वाह के, उस पर कब कार्रवाई होगी? गणेश जोशी पे कब कार्रवाई होगी, जिसको केवल 36 लाख रुपए मिले 20 साल में और करोड़ों की जमीन में बना ली? उस पर कब कार्रवाई होगी? मुझे इसलिए बेइज्जत किया गया कि मैंने ये सब मुद्दे उठाए। दिशा 1, दिशा 2, वो जमीन जो सरकार पे निहित हो चुकी है, उस पर कब कार्रवाई होगी? क्रिकेट बोर्ड का मुद्दा उठाया, तो उसमें हमारे उत्तराखंड के बच्चे कब खेलेंगे? ये मुद्दे मेरे नहीं है, ये मेरे उत्तराखंड के मुद्दे हैं। आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी एक और के साथ होगा। मुझे बेइज्जत करके ऐसे निकाला गया कि आगे कभी कोई भ्रष्ट अधिकारियों नेताओं के खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। मेरे उत्तराखंड की जनता से, अपने भाई बहनों से ये निवेदन है, इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए। मैं टूट सा रहा हूँ। मुझे हर पल ये डर सताया जाता है कहीं मुझे भी ना मरवा दें, जैसे केदार को मरवा दिया, जैसे रणवीर को मरवा दिया। कई बार मुझे ये भी डर रहता है। मेरा परिवार अकेला छूट गया, केवल मेरी इस भ्रष्टाचार की लड़ाई
में। और ये लड़ाई मेरी नहीं, आप सबकी है, आने वाले भविष्य की है। आप ये देखिए, एक रणवीर एनकाउंटर हुआ था जो लगभग 14 साल पहले हुआ था। उसको भी मामले को दबा दिया गया, उसको भी बोल दिया ये चोर है, ये सब कुछ है। पर लेकिन जब टिकैत उस समाज के लोग इकट्ठे हुए तो मजबूरन उस समय की बीजेपी सरकार को ये मामला सीबीआई को देना पड़ा और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मेरा निवेदन है आप सभी संगठनों से, उत्तराखंड के भाई बहनों से, इस प्रदेश की आज एकजुट हो जाओ समाज के लिए, इस करप्शन के लिए, इसको खत्म करने के लिए। जय हिंद, जय बद्री केदार। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी की उनकी ये वीडियो बताती है कि जो बात कहनी थी विकेश ने की, अब तो वो सार्वजनिक हो चुकी है। अब अगर आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो बात तो और बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा था कि इस जिला बदर के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। 6 महीने के लिए आप जिला बदर कर रहे हैं। आपको मालूम है कि केंद्र की सरकार भी अस्थिर है। आप जानते हैं कि आपके पार्टी के अंदर भी आपके तमाम नेता ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप मुख्यमंत्री बने रहें। तो कम से कम आपसे ये उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं ना कि आप इस वक्त सही निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ना लेकिन ये वीडियो देखिए जो गणेश गोदियाल जी का है। हमारी सरकार, उत्तराखंड सरकार की एक नई करतूत सामने आई है और करतूत यह है कि सरकार ने एक आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी, जिनका नाम है, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की है। दंडात्मक कार्रवाई यह है कि उन्हें अगले 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है देहरादून से। और बताया यह जा रहा है कि सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये दंडात्मक कार्रवाई और इसके अलावा अन्य जो केस उन पर हैं, ये सब कार्रवाइयां इसलिए की जा रही हैं सरकार के अनुसार कि वो विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है और षड्यंत्रों में संलग्न है। हमने जब इस बारे में जानकारी जुटाई तो ये पता चला कि हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि ये विकेश नेगी आरटीआई के माध्यम से कई घोटालों को उजागर कर चुके हैं, जिनमें कि एक घोटाला ये था कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय प्रस्तावित था जिस भूमि पर बनना, वो भूमि भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह साजिश के तौर पर उसको हथियाया था। इसी प्रकार विभिन्न घोटालों को उजागर करने के अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आय से अधिक संपत्ति रखते हैं, लिहाजा इसकी जांच होनी चाहिए। ये जांच की वो मांग कर रहे थे। वो ये मांग कर रहे थे कि जो सैन्य धाम प्रस्तावित है, सैन्य धाम में पहले बजट कुछ और था, उसके बाद उस बजट को रिवाइज करके बढ़ाया गया, करीब करीब 2 गुना किया गया और 2 गुना करके इस प्रदेश की बाहर के दूसरे प्रदेश की एक एजेंसी को यह काम दे दिया गया। और उनका कहना है कि इसमें स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और मंत्रियों का हाथ है, इनकी मिलीभगत है, ताकि वो लोग एक बड़े घोटाले को अंजाम दे सके और दे रहे हैं। ये सब बातें थी। मेरा ये मानना है कि सरकार का ये कहना कि विकेश नेगी तमाम आपराधिक मामलों में वांछित हैं, उन पर केस दर्ज हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, ये तो इसी तरह हो गया कि जिस तरह एक बार मैंने पहले कुछ सवाल उठाए सरकार पर, तो सरकार ने कहा कि गणेश गोदियाल की बद्रीनाथ समिति में अध्यक्ष रहते हुए जांच होनी चाहिए। मैंने उस समय ये कहा था कि मेरी जांच हो, इससे कोई बात नहीं, जांच होनी चाहिए मेरी भी, लेकिन मेरी जांच के डर से सरकार के जिन मंत्रियों की जांच की मैं मांग कर रहा हूं, उस जांच को नहीं रोका जाना चाहिए। और आज फिर विकेश नेगी के मामले में मैं इस बात को दोहराना चाह रहा हूं कि लगता है कि सरकार अपनी खाल बचाने के लिए विकेश नेगी पर दंडात्मक कार्रवाई इसलिए कर रही है कि विकेश नेगी की आवाज को दबाया जा सके। यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, उत्तराखंड के लिए उचित नहीं है। अगर विकेश नेगी ने कुछ गलत किया है तो उन पर कार्रवाई हो, उन पर जांच हो और उन्होंने जो गलती की है उस गलती की सजा उन्हें मिले। हमारा इसमें कोई उनकी सुरक्षा करने का या उनका पक्ष लेने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम अपने मजबूत इरादों के साथ इस बात को कहना चाहते हैं कि यदि सरकार पर उंगली उठी है
तो सरकार पर उठने वाली उंगली की भी उस बात की भी जांच होनी चाहिए जिस बात के लिए सरकार पर उंगली उठी है। निश्चित रूप में जांच होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की भूमि किस तरह हत्याई जा रही थी। निश्चित रूप में जांच होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपी हैं उनकी जांच होकर सरकार ने क्या किया, और निश्चित रूप में इस बात की जांच होनी चाहिए कि सैन्य धाम का बजट कैसे बढ़ा, सैन्य धाम के काम को कैसे प्रदेश की बाहर की एजेंसी को दिया जा रहा है और इसके बेनिफिशियरी कौन है, इसके सूत्रधार कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार विकेश नेगी की आवाज को ये दबाव डालकर कि वो किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त हैं, इस बात से दबा नहीं सकती। ये आवाज अब सार्वजनिक हो चुकी है, इसलिए सरकार की गतिविधि जनता के सामने आए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि इस बात को समझाइए लोगों को कि उत्तराखंड की सरकार किन कामों में लगी है। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक अपने गीत में कहा था कि लोग सुबिना देखना छिन वण खानागा, लोग सुबिना देखना छिन रोजगार आगा। अरे हमारी सरकार लगातार कोशिश करनी से घोटालों तक पैदा करना, ये सुपना देखनी चाहिए, ये सुपने तक अंजाम देनी चाहिए। तो ये आवश्यक है कि इस बात को हम उत्तराखंड के जन जन तक पहुंचाएं। गणेश गोदियाल जी की अगर आपने बात सुनी तो यही बातें मैं कह रही हूँ। ये सारी बातें तो सामने आ चुकी हैं, मगर अगर गणेश जोशी जी को टारगेट किया है विकेश नेगी ने, तो आरटीआई के माध्यम से जो उनको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसका इस्तेमाल करके, यदि सैन्य धाम के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं तो उन दस्तावेजों के माध्यम से जो सरकार ने उन्हें दिया ना, उन्होंने जो बात उठाई है कि सैन्य धाम का जो एक्सपेंडिचर जो है वो इतना बढ़ गया, कॉस्ट इतना बढ़ गया और एक्सपेंडिचर इतना हो जाएगा 100 करोड़ तक, 99 करोड़ बताया जा रहा है। तो क्या इस पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? और मैं फिर कह रही हूँ वही बात जो हम सब कह रहे हैं, अगर विकेश नेगी ने कुछ गलत किया है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करिए, लेकिन कम से कम इसको बहाना बना के उन मुद्दों से मत भागिए जो सवाल उन्होंने उठाए। जिन मुद्दों का खुलासा उन्होंने किया है, चाहे सैन्य धाम का घोटाला हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स वाली जमीन जो मेरे जानने वालों की होती थी, कम से कम इन पर जवाब तो देंगे आप। हाँ, सैन्य धाम वाला घोटाला अगर सामने वो लेके आए हैं, उस पर कार्यवाही आप नहीं कर पा रहे और गणेश जोशी जी भारी पड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी आप उनके सामने कमज़ोर भी पड़ रहे हैं। कमाल है ना।